नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कोरोना का संक्रमण काल अभी खत्म नहीं हुआ, उल्टे इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने में भारी लापरवाही बरत रहे हैं। 12 जिले में वैक्सीन को लेकर लापरवाही बरतने वालों की संख्या कुछ ज्यादा ही है। बताया जा रहा है कि यहाँ 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेने वैक्सीन सेंटर तक पहुंच ही नहीं रहे। ये भी देखा जा रहा है कि शुरुआती दौर में जहां 12 के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ लगती थी, वहां पर अब बहुत कम लोग नजर आते हैं। आपको बता दें, 12 जिले में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज लग चुकी है। वर्तमान में 12 जिले में कोरोना वैक्सीनेशन जो फर्स्ट डोज है वो लगभग 8 लाख लोगों के लगा चुके हैं। जो हमारी जो टारगेट है उसका 87% है। सेकेंड डोज हम 4 लाख लोगों के 4,57,000 लोगों के लगा चुके हैं, जो लगभग हमारा जो टारगेट है उसका 56% है। तस्वीरें देखकर आपका दिल तो दहल गया होगा। हर पल आपको यही लग रहा होगा कि अब पलटा तो अब पलटा। स्पीड ब्रेकर के पास तो ऐसा लगा कि अब तो इसका पलटना तय है। हर एक ठोकर पर ट्रैक्टर का अगला पहिया हवा में ऐसे हिचकोले खाने लगता है मानो सड़क पर ये सर्कस कर रहे हों। सड़क पर ओवरलोड ट्रैक्टरों का ये सर्कस भरतपुर में आम बात है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली में ये लोग इतना वजन डाल लेते हैं जिससे इनका संतुलन बिगड़ने लगता है और ऐसी गाड़ियों की वजह से आए दिन शहर में हादसे होते रहते हैं। खास बात यह है कि नियमों को तोड़कर इतना वजन ढो रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर ना तो यातायात पुलिस कोई कार्रवाई करती है और ना प्रशासन इन्हें लेकर कोई कड़ी कार्रवाई करता है। जब भी इनकी वजह से कोई हादसा होता है तो सारा मामला ले देकर खत्म हो जाता है और ऐसे हादसे का दर्द आम लोगों को भुगतना पड़ता है। जहां तक नजर जाती है हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पानी की भी कहीं कोई कमी नहीं दिखती। ऐसा लगता है मानो ये रेगिस्तान में नखलिस्तान हो। बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के बामनवास में रेगिस्तान में बना ये नखलिस्तान कुदरती नहीं और ना ही इसे बनाने में सरकार ने कोई मदद की है। ये तो यहाँ के लोगों की हिम्मत और उनके एक होकर काम करने की नीयत से बना है। दरअसल इस इलाके में कुछ वक्त पहले तक ना ठीक से खेती हो पाती थी और ना लोगों को पीने का पानी ही मिल पाता था। कई बार सरकार से मदद भी मांगी, लेकिन कभी किसी सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार इस इलाके के 12 गांवों के लोगों ने आपसी सहयोग से 45 लाख रुपए की राशि जमा की और लोकल इंजीनियरों की मदद से एक ऐसा बांध बनवाया जिसमें जमा पानी से न केवल खेतों की सिंचाई हो रही है बल्कि सबको पीने का पानी भी मिल रहा है। पानी बना 1000 फुट पे पानी नहीं था यहाँ धरती में, जो मतलब बंदा बांध दिया। मैंने परेशानी जी पानी की वाली बहुत ज्यादा। हमारे ग्राम पोमपुरा का सारा मल्लर पेरियो गड़ो मलियारे पीछा हो गया। कोई नक्शा हो गया, कोई ने गाँव काटे बेचो, कोई नक्शा बेचो और ये बंदो बांध पास बहुत फायदा हो गया। सीडीएस रावत चले गए। उनके जाने से पूरा देश इस वक्त गमगीन है। पूरे देश की तरह ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सीडीएस विपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए लोगों के आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना की गई। सीडीएस रावत की शहादत की वजह से उनके माउंट आबू आने का वादा अधूरा ही रह गया। दरअसल करीब 3 साल पहले 30 दिसंबर 2018 को विपिन रावत ब्रह्म कुमारी आए थे। यहाँ 2 दिनों तक रुककर ध्यान साधना की थी। इसी डायमंड हॉल में एक भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था। उसमें भी वो उपस्थित थे, उनकी पत्नी सहित काफी ऑफिसर सभी आए थे। उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया था, कुछ पत्र भी हम लोग लिखा था, जनवरी में इधर आने वाले थे।
आपको बता दें कि सीडीएस रावत का माउंट आबू से गहरा लगाव था। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल एल.एस. रावत भी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के एक नियमित योगाभ्यासी थे और इस वजह से ब्रह्म कुमारी संस्थान से उनका बचपन से ही जुड़ाव था। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से गांव की तलाशी ले रहे हैं। घर के हर कोने, आंगन के हर हिस्से की तलाशी ली जा रही है ताकि उनकी नजर से कोई संदिग्ध चीज छूट न जाए। सर्च ऑपरेशन वाली ये तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर इलाके के एक गांव की हैं। ये गांव पाकिस्तान के सरहद के नजदीक है। दरअसल पिछले गुरुवार को यहां के सलेमपुर अरैया गांव के पास एक टी पॉइंट पर पुलिस वालों को एक संदिग्ध बोरी मिली थी। उस बोरी की तलाशी के दौरान पुलिस को संदिग्ध बम और हथगोले मिले थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले भी इस इलाके में आरडीएक्स, हथगोले और पिस्टल मिले थे। इसी वजह से स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल के जवान इन दिनों यहाँ के गाँव में तलाशी अभियान चला रहे हैं। आले दुआले जो भी अपने डेरा से गए उन्होंने चेकिंग कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਖੜ ਸਕੇ ਜਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। पंजाब के तरनतारन में सिंगर सोनी मान पर हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद उनके एक गाने से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर सोनी मान ने आरोप लगाया कि उनका गाना रिलीज होने के बाद लाल किला हिंसा मामले में आरोपी लखा सिदाना ने उन्हें धमकी दी थी और उन्होंने ही उन पर जानलेवा हमला करवाया। इस हमले की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें कुछ लोग एक गाड़ी से उतरे और फिर उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। इससे पहले इन लोगों की खूब बहस भी हुई। घटना के बाद पंजाबी सिंगर सोनी मान ने बताया कि केवल मारपीट ही नहीं हुई बल्कि गोलियां भी चली, जिसके लिए उन्होंने लखा सिदाना को जिम्मेदार ठहराया। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਰ ਫੋਟੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਵੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। पुलिस ने भी इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, सोनी मान का नया गाना रिलीज होने के बाद ही उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी कि उन्हें धमकी दी गई है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया था कि लाल किला हिंसा मामले में आरोपी लखा सिदाना उनका गाना हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग को चलती कार से नीचे फेंक दिया। इस घटना के सीसीटीवी वीडियो ने सबको खौफ से भर दिया। इस वीडियो में सड़क के दाईं तरफ से एक सफेद कार आती दिखाई दी जो काफी रफ्तार से मार्केट से गुजरी। उस चलती कार से अचानक वो एक बुजुर्ग नीचे गिरा और सड़क पर घिसटता चला गया। उसे नीचे फेंकने के बाद कार वहां से गायब हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे सहारा दिया। उन लोगों ने उसे बिठाकर उसकी मरहम पट्टी भी की। बुजुर्ग ने दावा किया कि उसका उन लड़कों से विवाद हुआ था, जिसके बाद वो लोग उसे पैसे निकालने के लिए एटीएम ले जा रहे थे। इसी बीच मौका पाकर उन लोगों ने उसे कार से धकेल दिया। हादसे का शिकार हुए बुजुर्ग को काफी चोटें आई, जिसके इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार चलाने वाले 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे को जो दूसरा साथी बैठा मेरे को जकड़ लिया ऐसे, मेरे को खिड़की भी नहीं खोलने दे रहे। मैंने उसके हाथ में काटा, फिर मैंने खिड़की पे जहाँ खिड़की खुल गई, फिर जैसे खिड़की खुली फिर उन्होंने खिड़की बंद करी, फिर मैंने खोल ली, तो फिर वो जूते लात मार के मेरे को उन्होंने, जब खिड़की खुल गई जलीकोटी के रोड पर, तो फिर मेरे को धक्का मार के जो मेरे को रोड पर डाल दिया ऐसे, भाग गाड़ी तेज लेके चले गए। यूपी के मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम के सुरक्षा कर्मी पर महिला से मारपीट का आरोप लगा है। खास बात यह है कि इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स एक महिला पर सरेआम थप्पड़ बरसाता नजर आया। दावा किया गया कि महिला से मारपीट करने वाला ये शख्स बीजेपी विधायक संगीत सोम का सुरक्षा कर्मी है, जो कपड़े सुखाने जैसी मामूली सी बात पर पड़ोस की महिला से उलझ गया। वीडियो में दिखा कि पहले तो उसने अपने घर से निकलकर महिला से बहस की और फिर देखते ही देखते अपना आपा खो दिया। वो गाली गलौज करते करते महिला के नजदीक पहुंचा और फिर मारपीट पर उतारू हो गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित महिला सामने आई और उसने आरोप लगाया कि विधायक के सुरक्षा कर्मी ने अपनी हनक दिखाने के लिए उससे ऐसा बर्ताव किया। बोले यहाँ कपड़े सुखा रहे, उसको कोई मैटर नहीं, ना उनका प्लॉट है, ये किसी का भी नहीं, हमारे तो 5 साल से कपड़े सूख रहे हैं। तो गाली देकर बोलना, फिर मैं बोली गाली क्यों दे रहे, ऐसे दे रहे, ऊपर से हो रहा था, बोले इसके मुंह पर मारो। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज की है और इसी आधार पर जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक फार्म हाउस में आयोजित शादी में हैरान करने वाली वारदात सामने आई। कन्यादान के लिए रखे गए लाखों रुपए से भरे एक बैग को एक बच्चा चुराकर फरार हो गया। इस नन्हे चोर की यह सारी करतूत
फार्म हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। एक छोटा बच्चा कुछ जो सामान वगैरह था वो ले जाते हुए भी दिख रहा है। इस संबंध में अभी तक थाने में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास भी आ गई है, उसकी हम जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह शादी मुजफ्फरनगर के कुसुम फार्म हाउस में आयोजित की गई थी, जहां बारात के आगमन के दौरान सभी रिश्तेदार खड़े हुए थे। उसी समय एक छोटे बच्चे ने मेन गेट से एंट्री की और फिल्मी अंदाज में कन्यादान के पैसों से भरे बैग को उठाकर फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें देखकर आपके मुंह में भी गुड़ की मिठास घुल गई होगी। गन्ने से रस निकालकर उससे पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाते देख इसे पसंद करने वालों के मुंह में पानी आ गया होगा। पारंपरिक तरीके से बन रहे गुड़ की ये तस्वीरें मेरठ की हैं। आपको बता दें, मेरठ के गुड़ अपनी खास मिठास की वजह से देश भर में मशहूर है और ऐसा माना जाता है कि सर्दियों में गुड़ जुकाम में बहुत कारगर होता है। इसके अलावा लोग सेहत के चलते चीनी के बजाय गुड़ का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। गुड़ को अलग अलग पदार्थों के साथ मिलाकर खाने से विभिन्न प्रकार की सर्दियों की बीमारियां दूर होती हैं। इतना ही नहीं, गुड़ त्वचा के लिए प्राकृतिक क्लींजर का काम करता है। ऐसे में मेरठ के गुड़ निर्माता आजकल 24 घंटे गुड़ बनाने के काम में लगे रहते हैं। प्रोसीजर तो पुराना 100 साल पुराना ही है, लेकिन ये है इसमें केमिकल भी लगाए जाते हैं। बिना केमिकल का बनता है ये, जिसकी जैसी मांग है उस तरह से दिया जाता है बाजार को बनाकर। अब इस टाइम तो केमिकल वाला बन रहा है सब। एक एक फूल को बारीकी से देखा जा रहा है और उससे केसर निकाला जा रहा है। अच्छी लाइट होने की वजह से यहाँ काम कर रहे लोगों को ना तो कोई परेशानी हो रही है और ना ही केसर की क्वालिटी पर कोई फर्क पड़ रहा है। केसर तैयार करने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पंपोर के केसर पार्क की हैं, जहां एडवांस तकनीक के सहारे फूलों से केसर निकाला जा रहा है। दरअसल इस पार्क से पहले केसर किसानों को अपने घर में केसर निकालना पड़ता था, जिसकी वजह से उनका काम बहुत धीमे होता था और उसकी क्वालिटी भी अच्छी सी नहीं रहती थी। लेकिन भारत सरकार के राष्ट्रीय केसर मिशन की शुरुआत और उसके तहत बनाए गए इस केसर पार्क से केसर किसानों की तकदीर बदल गई है। यहाँ जो फार्मर, जितने भी फार्मर जुड़े थे सैफरान के साथ, उनकी एक डिमांड थी कि यहाँ बल्क में सैफरान बिक ज़्यादा था ईरान का, तो हमारी ये डिमांड थी कि कश्मीरी नाम पर ये कश्मीरी सैफरान बिकना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये डिमांड हमारी मान ली और उन्होंने एक स्पाइस पार्क यहाँ पर बना दी। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट को कि जिन्होंने हमें इसको डबल रेट एज ए ग्रोअर को बहुत ही फायदा आता है इससे। केसर पार्क की वजह से किसानों की आय में बढ़ोतरी तो हुई ही है, साथ ही पिछले साल यहाँ के केसर को मिले जीआई टैग से भी किसानों को बहुत फायदा हुआ है। इन दिनों दिल्ली के होटल ललित में स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खास बात ये है कि इस महोत्सव को देखने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होटल ललित पहुंचे। यहां उन्होंने हिमाचली कारीगरों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और कलाकारों और शिल्पकारों के साथ बातचीत भी की। और इस तरीके से एक सप्ताह में बहुत से लोगों ने हिमाचल को यहाँ जानने का भी प्रयास किया है, प्रमोट करने का भी प्रयास किया है। इससे निश्चित रूप से हिमाचल की कला को, हिमाचल के आर्टिस्ट को, कलाकारों को और हिमाचल की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। स्वर्णिम हिमाचल कला महोत्सव हिमाचली कला और शिल्प का एक अनूठा महोत्सव है। इस महोत्सव में हिमाचली कारीगरों ने हिमाचली हस्तशिल्प, चंबा रुमाल, लकड़ी के शिल्प, धातु शिल्प, कांगड़ा पेंटिंग, किन्नौरी और कुल्लू शॉल के स्टॉल लगाए हैं। हिमाचल के लोक नृत्य और लोक संगीत के अलावा सेपुवड़ी, राजमा मदुरा, चंब्याल पालदा आदि सहित हिमाचली व्यंजनों को भी होटल के मेन्यू में शामिल किया गया, ताकि लोग राज्य के व्यंजनों का स्वाद ले सकें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान में आयोजित इस साइकिल रैली का मकसद बेहद खास है। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से साइकिलिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड वेल बीइंग नाम के साइकिल रैली के जरिए 18 से 19 साल के युवाओं को वोटिंग के लिए जागरूक किया गया। इस रैली में महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने कनिष्ठ, युवा और विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। खास बात यह है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य निर्वाचन विभाग और हिमाचल प्रदेश साइकिलिंग एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित साइकिल रैली को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से रवाना किया था। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में फोटो पहचान पत्र 2022 का विशेष संशोधन किया जा रहा है,
लिहाजा हर नागरिक को जिसने 1 जनवरी 2022 तक 18 साल या इससे अधिक की आयु पूरी कर ली है, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इस रैली में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी राज्य निर्वाचन आयोग की इस मुहिम से जुड़कर बेहद खुश हैं। We want to, encourage them to come forward for registration and to participate in electoral democracy. We have organized a cycle rally today with 3 categories. इस पालकी को लड़की की विदाई वाली पालकी मत समझिएगा, ये जान बचाने वाली पालकी है। ये मरीजों को अस्पताल ले जाने वाली पालकी है और इस जान बचाने वाली पालकी को नाम मिला है पालकी एम्बुलेंस। पालकी एम्बुलेंस की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के बक्सा हिल्स की हैं। ये इलाका बेहद दुर्गम है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सड़क नहीं है। सड़क न होने की वजह से यहाँ के बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाने की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से इस इलाके में पालकी एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई है। इतना ही नहीं, बक्सा हिल्स में एक मिनी स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। हालांकि इस वक्त यहाँ सिर्फ 3 बेड की ही व्यवस्था है। पालकी एम्बुलेंस बेसिकली एक नया कंसेप्ट है। इसमें देखो, पहाड़ में क्या है कि नॉर्मल जो एम्बुलेंस फैसिलिटी हम लोग नहीं दे पाते, जो समतल में संभव है, बट पहाड़ में संभव नहीं। इसीलिए हमने ये पालकी एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये तो हिल का टेरेन, एक तो बहुत हाइट ज़्यादा है यहाँ पे, तो नॉर्मल एम्बुलेंस संभव नहीं, इसीलिए पालकी एम्बुलेंस विद द हेल्प ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑफ इंडिया। मुंबई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी में भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत दिखाई। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को पूरी तरह तबाह कर दिया था। पाकिस्तान को दहला देने वाले उस हमले के 50 साल पूरा होने पर राष्ट्रपति नेवी के मुंबई मुख्यालय पहुंचे थे और वहीं उन्होंने भारतीय नौसेना का शक्ति प्रदर्शन देखा। इस दौरान नेवी के कमांडो समंदर के साथ आसमान में भी अपना दम दिखाते नजर आए। सबसे पहले नेवी के छोटे हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और खराब मौसम में उड़ान भरने के साथ समंदर में फंसे लोगों को बचाने की अपनी काबिलियत दिखाई। बचाव अभियान के साथ दुश्मन पर पलटवार की ताकत का प्रदर्शन भी किया गया। इसके लिए समंदर में मौजूद जवानों को मिशन पूरा करने के बाद एयरलिफ्ट करके दिखाया गया। ये जवान छोटी नावों पर सवार होकर आगे बढ़ते दिखे। बाद में एक बड़ा हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा और पानी से कुछ ऊपर आसमान में मंडराने लगा। बाद में ऊपर से जवानों की तरफ रस्सी फेंकी गई। कुछ ही मिनटों में सभी जवान तिरंगा लहराते हुए हेलीकॉप्टर पर सवार हो गए। जवानों की जांबाजी देख राष्ट्रपति कोविंद भी तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से भारत की तीनों सेनाओं के एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। इस सैन्य अभ्यास में 9000 फीट की ऊंचाई पर जवानों ने अपनी हिम्मत दिखाई, जिसकी शुरुआत हुई बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच। वहां एक के बाद एक सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर सफेद बर्फ की चादर पर जैसे ही उतरे, पूरी घाटी में इसकी आवाज गूंज उठी। इसके बाद उनमें से हथियारबंद जवानों की टुकड़ी उतरती हुई दिखाई दी, जिसने मुश्किल हालात में सेना के दमखम को साबित किया। वो लोग एक कतार में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए आगे बढ़ते दिखाई दिए। 3 services have participated in it, and as you guys have already seen it, went off pretty smoothly. इस सैन्य अभ्यास को देखने के लिए वहां कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी ड्रिल के दौरान जवानों का हौसला बढ़ाया। भारतीय सेना के श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में हेलीबॉर्न अभ्यास को अंजाम दिया। सेना के तीनों अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिलकर इस अभ्यास में शामिल हुए। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अस्सी घाट पर काशीवासियों ने बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत सभी 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत की मौत हो गई थी। वाराणसी के अस्सी घाट पर इकट्ठा हुए लोगों ने 2 मिनट का मौन भी रखा और इस दौरान उन्होंने मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लोगों ने कहा कि बिपिन रावत ने सेना को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया था। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक तरफ देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी के 75वां साल मना रहा है और ऐसे समय में हमारे देश के सर्वोच्च सेना के सर्वोच्च स्थान
प्राप्त व्यक्ति का निधन यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सबों देशवासियों के लिए यह सूचना, यह घटना हम सबों को गमगीन कर दे रही है। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के बीच कोरोना वैक्सीन जरूरी किया जाना बेल्जियम में स्वास्थ्य कर्मियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर पर ही धावा बोल दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना काल में अस्पतालों में मुश्किल हालात में काम करने का मुद्दा भी उठाया और बेल्जियम के अलग अलग इलाकों से लगभग 4000 प्रदर्शनकारी राजधानी ब्रसेल्स की तरफ कूच कर गए। लेकिन उनमें कुछ प्रदर्शनकारी अपने देश के स्वास्थ्य मंत्री से हिसाब मांगने उनके दफ्तर पहुंच गए। विरोध की अपनी आवाज को धार देने के लिए उन्होंने सीटी और बाजे बजाकर कान फाड़ देने वाला शोर मचा दिया। इसके बाद ऊपर से नीचे तक लाल लिबास में ढके कुछ प्रदर्शनकारी स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में घुसने की कोशिश करते दिखे। वो दफ्तर की शीशे की दीवारों को ऐसे पीटते नजर आए कि मानो अगर सीधी एंट्री नहीं मिली तो घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करने से भी नहीं चूकेंगे। कुछ स्वास्थ्य कर्मियों ने तो एकदम अनोखी ही तिकड़म बिठाई। वो दमकल कर्मियों की वर्दी पहनकर दफ्तर की इमारत में घुस गए, लेकिन पुलिस ने भी कमर कस ली। उसने उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया। फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ है। वहां तड़के एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी लापता हैं। इनकी तलाश में दर्जनों राहत कर्मी जमीन आसमान एक करते नजर आए। खोजी कुत्ते भी काम पर लगे दिखे। हादसे की वजह से अच्छे खासी लंबी चौड़ी इमारत का ऐसा कचूमर निकला कि मलबा हटाने के लिए क्रेन मंगानी पड़ी। जो इमारत कभी लोगों का बसेरा हुआ करती थी, उसने ही उनकी बलि ले ली। इमारत गिरी कैसे, ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन बताया गया कि जब राहत कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्हें गैस की तेज गंध आई। इसीलिए माना जा रहा है कि गैस रिसने की वजह से जोरदार विस्फोट हुआ और इमारत ढह गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। हालांकि उसके लगभग 10 महीने के बच्चे और बीवी को बचा लिया गया। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्विट्जरलैंड के कुछ विशेषज्ञों ने 4 पहियों वाला एक ऐसा 3-in-1 रोबोट बनाया है जो जरूरत के हिसाब से अलग अलग अवतार ले सकता है। ये रोबोट 23 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी कार की तरह दौड़ भी सकता है, जानवर जैसे डील-डोल भी अपना सकता है और जरूरत पड़ने पर ह्यूमनॉइड की शक्ल भी ले सकता है। इसे लेकर जारी किए गए एक वीडियो में रोबोट की एक कार के साथ रेस लगवाई गई। कार भले ही रोबोट से 1-2 सेकंड जल्दी पहुंची, लेकिन सीढ़ियां आते ही उसके ब्रेक लग गए। मगर रोबोट वो तो सीढ़ियों पर भी फुर्ती से उतर गया। मगर यही इसकी इकलौती खासियत नहीं है। तस्वीरों में रोबोट किसी जानवर की तरह 4 पैरों के सहारे हर रास्ते पर आसानी से चलता नजर आया, लेकिन देखते ही देखते उसके आगे के 2 पैर उसके 2 हाथ बन गए और रोबोट कुत्ते जैसे डील डॉल से इंसान जैसी कदकाठी वाला ह्यूमनॉइड बन गया। दावा है कि ये रोबोट सामान की होम डिलीवरी में बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिससे ट्रैफिक जैम से तो छुटकारा मिलेगा ही और इसके इलेक्ट्रिक होने की वजह से प्रदूषण रोकने में भी मदद मिलेगी।